कि एक इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिसाइड होता है। हम आपको एक और बात बता दें कि ये हम सिर्फ इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक कर रहे हैं, जबकि एचयूएफ कंपनी इनका अलग चेक किया जाता है। एचयूएफ का जो रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने का प्रोसीजर होता है वही फर्म और एओपी बीओआई का भी होता है, और कंपनी का आपका अलग होता है। तो इस वीडियो में हम इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस देखेंगे। हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू इस स्टेटस को समझेंगे, कौन कौन सी कंडीशन होती हैं, कब हम कंडीशंस को फुलफिल करेंगे तो हम ऑर्डिनरी बन जाएंगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, कब हम नॉट ऑर्डिनरी बनेंगे, कब हम नॉन रेसिडेंट बनेंगे, ये हम पूरा फ्लो चार्ट से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें दो कंडीशन होती है, बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन। तो पहले हम देखते हैं बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन दो दी गई है। पहला क्या है कि डज द इंडिविजुअल स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सबसे पहली बेसिक कंडीशन ये है कि आपको ये चेक करना है, जिस भी इंडिविजुअल की आप रेसिडेंशियल स्टेटस चेक कर रहे हैं, आपको ये पता करना होगा कि क्या वो प्रीवियस ईयर में, मीन्स जिस साल आप असेसमेंट ईयर में आप स्टैंड मतलब फाइनेंशियल ईयर में आप हैं, दैट इज़ योर असेसमेंट ईयर, और पिछले साल की इनकम, प्रीवियस ईयर की इनकम पे आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो हमें प्रीवियस ईयर का ही रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना होता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में स्टे किया है। ये बात याद रखने के लिए है कि 182 डेज का मतलब ये नहीं हुआ कि स्ट्रेच 182 डेज मतलब आपको लगातार 182 दिन रहने हैं। नहीं, आप गैप के थ्रू भी रह सकते हैं पूरे साल में, चाहे आप बीच बीच में आप कहीं गए हों फिर आए हों इंडिया में, पर इन टोटलिटी 182 डेज या उससे ज़्यादा आप इंडिया में स्टे किए हों। तो ये तो पहली बेसिक कंडीशन हुई। अगर आपने ये किया है तो इसका आंसर दो होगा, या तो आप 182 दिन रहे हों और या फिर आप नहीं रहे होंगे। अगर आप नहीं रहें तो फिर हम दूसरी बेसिक कंडीशन चेक करेंगे। दूसरी बेसिक कंडीशन क्या है आपकी, डज इंडिविजुअल स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 days or more during 4 previous year immediately preceding the relevant previous year। अगर इंडिविजुअल ने पहली बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं की तो हम उसकी दूसरी बेसिक कंडीशन चेक करेंगे। दूसरी बेसिक कंडीशन क्या है, क्या वो प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज़्यादा स्टे किया है इंडिया में, और प्रीवियस ईयर के प्रिसीडिंग 4 सालों में, मतलब प्रीवियस ईयर का तो आप देख ही रहे हो कि 60 डेज, उससे पहले के 4 सालों में टोटल 365 डेज, 4 ईयर्स में टोटल देखा जाए तो सिर्फ 365 डेज वो इंडिया में स्टे किया हो, राइट। तो सेकेंड बेसिक कंडीशन क्या हुई, प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज़्यादा, और प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर 4 प्रीवियस ईयर्स, प्रिसीडिंग द 4 प्रीवियस ईयर में वो टोटल 365 डेज इंडिया में स्टे किया हो। तो या तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन आप फुलफिल करिए या आप सेकेंड बेसिक कंडीशन फुलफिल करिए। अगर आपने दोनों में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन फुलफिल कर ली तब तो आप रेसिडेंट बन जाते हैं। अगर आप दोनों में से कोई भी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं किए, जैसा आप देख रहे हैं कि पहले बेसिक कंडीशन फुलफिल की नहीं, दूसरी बेसिक कंडीशन फुलफिल की नहीं, तो आप क्या बन जाते हैं, नॉन रेसिडेंट। इसका मतलब क्या हुआ, आपको पहली या दूसरी दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन अगर आप फुलफिल कर देते हैं तो आप क्या बन जाते हैं, रेसिडेंट। ओके, जैसे ही आप रेसिडेंट बनते हैं तो हम आपकी क्या चेक करते हैं, एडिशनल कंडीशन चेक करते हैं। हम इंडिविजुअल की एडिशनल कंडीशन चेक करते हैं। अब एडिशनल कंडीशन भी दो हैं, वो क्या क्या है, डज द इंडिविजुअल सेटिस्फाई बोथ द फॉलोइंग एडिशनल कंडीशन। पहली क्या है, रेसिडेंट इन इंडिया एट लीस्ट 2 years इन 10 previous year preceding the relevant previous year। मतलब प्रीवियस ईयर के पहले 10 सालों में कोई भी 2 साल उसको जो स्टेटस मिला हो वो कौन सा स्टेटस हो, रेसिडेंट का। अब आपको पता होना चाहिए कि रेसिडेंट का स्टेटस उसे कब मिलेगा, जब वो दोनों पहली बेसिक कंडीशन में से, जो बेसिक कंडीशन 1 और बेसिक कंडीशन 2 है, इन दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन को फुलफिल कर देता तो उसको कौन सा स्टेटस मिल जाता, रेसिडेंट का। तो पहली एडिशनल कंडीशन क्या हो गई कि प्रीवियस ईयर के प्रीसीडिंग 10 ईयर्स में किसी भी 2 ईयर्स में उसको रेसिडेंट होने का स्टेटस मिला हो, मतलब इसका कि एटलीस्ट वो एक बेसिक कंडीशन फुलफिल किया हो। अब दूसरी बेसिक कंडीशन, एडिशनल कंडीशन क्या हो गई, स्टे इन इंडिया इज फॉर 730 डेज और मोर ड्यूरिंग 7 previous year preceding the relevant previous year।
दूसरी एडिशनल कंडीशन हो गई कि प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के 7 सालों में वो टोटल में 730 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में स्टे किया हो। प्रीवियस ईयर के पहले के 7 सालों को अगर टोटल किया जाए तो उसमें से सिर्फ 730 डेज उसे कहाँ पे रहना है, इंडिया में। तो ये 2 एडिशनल कंडीशन हो गई, राइट। अगर रेसिडेंट तो हो गया है, तभी हम एडिशनल कंडीशन चेक कर रहे हैं। अगर जैसे ही उसने दोनों में से कोई एक बेसिक कंडीशन पूरी कर दी या दोनों ही बेसिक कंडीशन पूरी कर दी तो वैसे ही हम उसका एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे। अब एडिशनल कंडीशन में अगर उसने ये दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर दी, मींस 10 सालों में से किसी 2 साल उसको रेसिडेंट का स्टेटस मिला हो और 7 सालों में 730 दिन वो कहाँ पे रहा हो, इंडिया में रहा हो, उस केस में हम कहते हैं वो कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। और अगर उसने दोनों में से कोई भी एक एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं की तो वो क्या बन जाता है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मतलब क्या हो गया, रेसिडेंट बनने के लिए तो आपको 2 बेसिक में से एक बेसिक कंडीशन पूरी करनी थी, पर अगर आप ROR बनना चाहते हैं तो ROR बनने के लिए आपको दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल करना है। अगर आपने दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं की या दोनों में से कोई भी एक एडिशनल कंडीशन फुलफिल की तो आप क्या बन जाएंगे, RNOR। ये याद रखिए, ROR मतलब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने के लिए एडिशनल कंडीशन दोनों फुलफिल करना ज़रूरी है। इसीलिए दोनों एडिशनल कंडीशन के बीच में एंड लगा है। पहली एडिशनल कंडीशन क्या, 10 में से 2 साल आपको रेसिडेंट का स्टेटस मिला हो। दूसरी एडिशनल कंडीशन क्या है कि प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 7 प्रीवियस ईयर्स में आप 730 डेज आप इंडिया में स्टे किए हों। अगर हाँ तो आप ROR है, अगर नहीं तो आप RNOR है। तो आपने इस फ्लो चार्ट को देखिए कि पहला क्या किया हमने, पहले हमने चेक किया कि 182 दिन वो इंडिया में है या नहीं प्रीवियस ईयर में। अगर हाँ है, यस, तो हमने क्या चेक किया, उसका एडिशनल कंडीशन चेक कर लिया, क्योंकि है तो वो रेसिडेंट बन गया। अब हमें पता करना है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। जैसे हम उसमें जाएंगे, हमने चेक कर लिया, अगर दोनों फुलफिल कर दिया एडिशनल कंडीशन तब तो वो ROR बन गया। अगर दोनों में से कोई भी एक एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाया तो वो RNOR बन गया। अच्छा, अगर उसने पहली बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाई तो हम सेकेंड बेसिक कंडीशन देखते हैं। सेकेंड बेसिक कंडीशन क्या थी कि वो 60 डेज इंडिया में स्टे करे और प्रीवियस प्रीसीडिंग 4 सालों में से 365 डेज वो इंडिया में रहा हो। अगर उसने फुलफिल कर दी तो हम दूसरी बेसिक कंडीशन फुलफिल कर दी तो हम उसके एडिशनल कंडीशन चेक कर दिए और सेम हो गया, ROR या RNOR हो गया। पर अगर उसने ना पहली बेसिक कंडीशन फुलफिल की ना दूसरी बेसिक कंडीशन फुलफिल की तो वो किस कैटेगरी में चला गया, नॉन रेसिडेंट की कैटेगरी में। इसको एक समराइज करते हैं जिससे कि आपको याद रहे। तो वो रेसिडेंट 2 तरीके से होंगे, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। अगर हम इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे तो 2 आएगा, एक या तो वो रेसिडेंट होगा या तो फिर वो नॉन रेसिडेंट होगा। अगर उसने बेसिक कंडीशन फुलफिल कर ली कोई भी एक तो वो क्या बन गया, रेसिडेंट। अगर उसने दोनों में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन, ये दोनों ही बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की तो वो नॉन रेसिडेंस बन गया। मीन्स एक बेसिक कंडीशन फुलफिल करना मैंडेटरी है जिससे कि आप रेसिडेंट की कैटेगरी में आ सकें। ओके, जैसे ही हम रेसिडेंट की कैटेगरी में आते हैं हमें चेक करना होता है कि क्या वो ROR है या वो RNOR है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो उसके लिए हम क्या चेक करते हैं, एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन भी कितनी दी गई हैं, 2 एडिशनल कंडीशन दी गई हैं। एडिशनल कंडीशन आपको याद करा दी, पहली एडिशनल कंडीशन क्या थी, 10 साल में से 2 साल आपको रेसिडेंट का स्टेटस पाना था और दूसरी एडिशनल कंडीशन क्या थी, आपको 7 सालों में आपको 730 दिन इंडिया में स्टे करना था। ठीक, अगर दोनों एडिशनल कंडीशन को उसने सेटिस्फाई कर दिया तभी वो क्या बनेगा, ROR। अगर उसने पहली एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई की पर दूसरी एडिशनल कंडीशन उसने सेटिस्फाई नहीं की तो वो क्या बन गया, RNOR। पर सपोज मानिए कि वो उसने पहली एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की पर दूसरी एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर ली तब भी वो क्या बन गया, RNOR। और अगर उसने दोनों ही एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की तो भी वो क्या बनेगा, RNOR, क्योंकि रेसिडेंट तो वो बन ही चुका है। जैसे ही उसने एक बेसिक कंडीशन फुलफिल कर दी है वो रेसिडेंट तो हो ही चुका है। पर अगर उसने दोनों ही एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की तब वो क्या बन जाएगा, RNOR। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको ROR बनना है तो आपको दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल करना
मैंडेटरी है। अगर आपने कोई भी एक एडिशनल कंडीशन की या फिर एक भी एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो आप नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। ओके, इस तरीके से हमने एक इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे देखा जाता है, कैसे डिसाइड किया जाता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे हमें करना होता है, कौन कौन सी बेसिक कंडीशन होती है, कौन सी एडिशनल कंडीशन होती है, कब बेसिक सेटिस्फाई करने पे आप क्या होंगे, एडिशनल सेटिस्फाई करने पे आप क्या होंगे। ओवरऑल आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डिटरमाइन करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस। मींस कि जिस भी इंडिविजुअल की हमें इनकम कैलकुलेट करनी है, उसकी टोटल इनकम हमें कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ता है कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। आपको बता दें कि रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब कि वो इंडियन का सिटीजन माना गया है या वो नॉन इंडियन है, मतलब नॉन रेसिडेंट है। तो ये जो मैं आपको दिखा है, आपको वीडियो में दिख रहा है ROR, RNOR एंड नॉन रेसिडेंट, वो क्लासिफिकेशन होता है रेसिडेंशियल स्टेटस का। उसके इंडिया में स्टे करने के प्रोसीजर के बेसिस पे ही हम ये बाइफर्केशन करते हैं। इस वीडियो के बाद ही आपको बहुत जल्द हम रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसके ऊपर आपको वीडियो हम जल्दी प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो सबसे पहला काम क्या हो गया कि हम इंडिविजुअल को डिसाइड करें कि वो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, कि रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या फिर वो नॉन रेसिडेंट है। जैसे ही हमें ये स्टेटस डिसाइड हो जाता है, उस बेसिस पे हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं। देन हम क्या करते हैं, हमें स्टेटस पता चल गया तो हम उसके बाद उस इंडिविजुअल की इनकम को 5 हेड में डिफाइन करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। ये 5 हेड जो दिए गए हैं वो क्या हैं, सैलरी, कि उस पर्सन की मतलब ये माना जाता है कि एक इंसान को कहाँ कहाँ से इनकम हो सकती है। तो जैसे पहली बात हो गई, या तो उसको सैलरी से इनकम होगी। सेकंड हेड हमने क्या रखा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, या तो उसको हाउस से रेंट हो रही इनकम हो रही हो, हाउस से इनकम इन द सेंस रेंट वेंट पे इनकम हो रही होगी। देन थर्ड क्या हो गया, PGBP, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, या फिर वो उस इंडिविजुअल का अपना बिजनेस होगा या प्रोफेशन कोई होगा, उसमें उसको प्रॉफिट या गेन हो रहा होगा, उससे उसको इनकम जनरेट होगी। या फिर कैपिटल गेन, मींस कि जैसे कोई लॉन्ग टर्म एसेट्स हो गया, शॉर्ट टर्म एसेट्स हो गए, कोई कैपिटल एसेट्स जैसे ज्वेलरी हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, लैंड हो गई, कोई कैपिटल एसेट्स को जब हम सेल करते हैं और हमें उस पर कोई प्रॉफिट आता है, दैट इज़ आवर कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दो तरीके से होते हैं। तो हम या तो उस इंडिविजुअल को इनकम हो रही होगी कैपिटल गेन से, अगर उनको इन चारों हेड से इनकम नहीं हो रही होगी या चारों हेड की इनकम में कोई इनकम नहीं जा पा रही है, तो एक अदर सोर्स करके हेड बना दिया गया, दैट इज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जो इनकम इन चारों हेड से कनेक्टेड नहीं होती है, वो इनकम हम अदर सोर्सेज में चार्ज कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन किया है इंडिविजुअल की। जैसे ही रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन हो गया, हमने उस इंडिविजुअल की इनकम्स को क्लासीफाई कर दिया इन पांचों हेड के अंदर। जब हम पांचों हेड के अंदर क्लासीफाई करते हैं, तो हम हर हेड की इनकम को कंप्यूट करते हैं। जैसे सैलरी हो गई, तो सैलरी का सेक्शन है 15, 16 एंड 17, 3 सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। इस सेक्शन में इनको क्या करना है, इस सेक्शन के जो भी प्रोविज़न है उसके बेसिस पे हम इसकी सैलरी की इनकम उस इंडिविजुअल की कैलकुलेट कर लेंगे। इसके साथ ही क्या करेंगे, उससे रिलेटेड मतलब उस पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड अगर कोई डिडक्शन है तो हम वो उसे डिडक्शन भी प्रोवाइड कर देते हैं, डिडक्शन या एग्जम्पशन। और इस तरह से हम देने के बाद हर हेड की इनकम कैलकुलेट कर देते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ भी है, कंप्यूट इनकम अंडर ईच हेड अप्लाइंग द चार्जिंग एंड डीमिंग प्रोविजंस एंड प्रोवाइडिंग फॉर परमिशबल रिडक्शन और एग्जम्पशन देयर अंडर। जैसे हर हेड का पर्टिकुलरली अपना डिडक्शन या अपना एग्जम्पशन होता है। मैं आपको थोड़ी में बता दूं तो सैलरी का जैसे डिडक्शन होता है 16 अंडर सेक्शन 16 में, हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपको डिडक्शन चाहिए होता है तो आप क्लेम करते हैं अंडर सेक्शन 24A एंड 24B में। PGBB के अपने सेक्शंस हो जाते हैं 44 करके पूरा 30 से लेके 37 तक में चले जाते हैं। 32 डेप्रिसिएशन का हो गया, पूरा इनका अपना एग्जम्पशन का पूरा एरिया है। कैपिटल गेन का 54 से स्टार्ट होता है, 54 से 54EC तक जाता है, तो उनके अपने एग्जम्पशंस के पूरे क्राइटेरिया हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का अपना TDS वगैरह के थ्रू मिल जाता है। तो ये जो है हमारा ये पांचों हेड की इनकम हो गई। इस हर हेड में हम इनकम कैलकुलेट करेंगे, उस हेड से रिलेटेड जो भी एग्जम्पशन डिडक्शन होगा वो हम पे करेंगे और हर हेड की इनकम को हम कैलकुलेट कर लेंगे।
उसके बाद हम क्या करते हैं, अप्लाई द क्लबिंग प्रोविजन टू इंक्लूड इनकम ऑफ स्पाउस, माइनर, चाइल्ड एक्सेट्रा। जैसे ही हमने पाँचों हेड की इनकम को टोटल कर लिया, कंप्यूट कर लिया, तो हम उसके बाद क्या करते हैं, GTI हमारी आ जाती है। हर हेड की इनकम को टोटल करने के बाद हमारी GTI आ गई। अब हम क्या करेंगे, क्लब कर देते हैं। क्लबिंग मीन्स क्या होता है कि क्लबिंग क्या होता है कि जब हम दूसरे की इनकम को एसएससी की इनकम में ऐड कर देते हैं। एसएससी कौन, जिस इंडिविजुअल की आप ये टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिस इंडिविजुअल का आप टोटल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो आपका एसएससी हो गया। तो जब किसी और की इनकम को हम इस एसएससी की इनकम में ऐड ऑन करते हैं, दैट इज़ क्लबिंग। तो क्लबिंग के कई प्रोविजंस होते हैं कि कब कब हम कौन कौन सी इनकम को हम एसएससी की इनकम बना देते हैं, उसकी कुछ रीजंस हैं और कुछ अलग अलग प्रोविजंस हैं। तो पर नॉर्मली बताएं, जैसे स्पाउस हो गया, स्पाउस मीन्स हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, लाइफ पार्टनर को इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग स्पाउस माना गया। माइनर, कोई भी माइनर चाइल्ड है आपका, तो उसकी इनकम को आपको क्लब किया गया। तो जब उस इंडिविजुअल की सारी इनकम टोटल हो जाती है, देन हम क्लब कर देते हैं। जो किसी और की इनकम इस एसएससी की इनकम में ऐड ऑन होनी है, वो हम ऐड कर देते हैं। जैसे ही क्लबिंग हो जाती है इनकम की, देन हम जो नेक्स्ट वर्क होता है वो होता है सेट ऑफ करेंट ईयर लॉसेज एंड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। जब हम सारी इनकम क्लब कर लेते हैं और हमें इनकम का टोटल अंदाज़ा लग जाता है, तब हम क्या करते हैं, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड क्या होता है कि अगर उसे कोई लॉस हुआ है, तो पहले उस लॉस को सेट ऑफ कर दो, ख़त्म करो। सपोज़ करिए कि अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं, कैपिटल लॉस हो गया, मतलब आपको शॉर्ट टर्म लॉस हुआ है और आपको लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन हो रहा है, तो सबसे पहले क्या किया कि शॉर्ट टर्म वाले लॉस को आपने कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर लो, ख़त्म कर लो। उसके बाद नेट जो गेन आया वो आपके लिए मैटर करता है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, करेंट ईयर के सारे लॉसेस को सेट ऑफ करेंगे। और अगर कोई प्रीवियस ईयर या उससे पहले का लॉस है, तो उस लॉस को जो इस ईयर में आया है, ब्रॉड फॉरवर्ड करके हम ले आए, उस लॉस को भी हम सेट ऑफ कर सकते हैं। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के अपने रूल्स होते हैं कि कब किस लॉस को कितने साल तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, किस लॉस को हम किस लॉस से मिटिगेट कर सकते हैं, तो उसके अपने रूल्स हैं। तो हमने क्या किया, क्लब करने के बाद सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का काम खत्म किया, जो भी लॉसेस है सब कुछ खत्म किया, और हमारे पास हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। हेड की इनकम कैलकुलेट कर ली, हमने क्लब कर दिया किसी और की इनकम को जो कि एसएससी में आनी थी, वो क्लब कर दिया। एसएससी की जो भी सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के लॉसेस थे, हमने वो ख़त्म कर दिए, और अब हमें ग्रॉस टोटल इनकम मिल गई। इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे हम डिडक्शन देते हैं, लेस डिडक्शन फ्रॉम GTI अंडर चैप्टर 6A। इसमें क्या हो गया कि जब टोटल इनकम कैलकुलेट कर ली, हर हेड की पर्टिकुलर डिडक्शन हमने दे दी, उसके बाद हम टोटल जो ग्रॉस टोटल इनकम में से उनकी जो चैप्टर 6A में डिडक्शन फॉल करती हैं, उन सारे डिडक्शन को हम दे देंगे। हम आपको बता दें, चैप्टर 6A में जो डिडक्शन आती है वो 80C से लेके 80U तक की डिडक्शन आती है। तो हर हेड की अलग अलग डिडक्शन का क्राइटेरिया होता है। जैसे 80C में हम क्या क्लेम कर सकते हैं, 80C में हम LIC का प्रीमियम क्लेम कर सकते हैं, PPF क्लेम कर सकते हैं, NSC वगैरह में इन्वेस्टमेंट किया है तो वो क्लेम कर सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट हमारी 1.5 लाख होती है, तो 1.5 लाख तक का डिडक्शन हम 80C में ले सकते हैं। इसी तरह 80G हो गया, हम जिसमें डोनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डोनेशन हमने कहीं किया है तो उसका हम डिडक्शन यहाँ मांग सकते हैं। तो 80C से लेके 80U तक जो है, ये सारे डिडक्शन की एरिया हैं। तो हम वहाँ पे क्रॉस टोटल इनकम में से अगर ऐसा कुछ काम किया है जिसपे हम डिडक्शन मांग सकते हैं और वो 80C से 80U के अंदर आते हैं, तो हम वहाँ पे यहाँ पे उसको पहले हम लेस कर देंगे। डिडक्शन लेस करने के बाद हमारी टोटल इनकम आ जाती है। तो इस तरीके से हम एक इंडिविजुअल की टोटल इनकम को कंप्यूट करते हैं। अगर मैं समराइज़ करूँ आपको, इन शॉर्ट में एक बार से रिपीट करती हूँ, तो किसी भी इंडिविजुअल की टोटल इनकम को कंप्यूट करने के लिए सबसे पहला काम हमें करना पड़ता है, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना पड़ता है कि वो ROR की कैटेगरी में आता है, RNOR की कैटेगरी में आता है कि NR की कैटेगरी में आता है। जैसे ही हम रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद उस इंडिविजुअल की इनकम्स को हम 5वें हेड में क्लासीफाई कर देते हैं। हम हर हेड की पर्टिकुलरली इनकम कैलकुलेट करते हैं। ये 5वें हेड कौन कौन से हो गए, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। हर हेड की इनकम को कैलकुलेट करेंगे और हर हेड में मिलने वाले डिडक्शन को उसे हम दे देंगे। जैसे ही हमने 5वें हेड की इनकम को टोटल कर लिया, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, क्लबिंग करते हैं। एसएससी की किसी और की इनकम जो कि एसएससी में क्लब होनी है, एड ऑन होनी है, हम वो कर देंगे।
उस एड ऑन के बाद हमें पूरी इनकम मिल गई। अब उसमें से जो भी उसके लॉसेज हैं, करंट ईयर के लॉस या फिर पिछले सालों के लॉस लाए गए, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, उसको हम पहले ख़त्म करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। उसके बाद जो आती है वो हमारी हो जाती है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से हम डिडक्शन देते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U तक के जो भी डिडक्शन है हम वो दे देंगे। हम वो लेस करने के बाद जो कुछ बचा वो हमारी टोटल इनकम आ जाती है। तो इस तरीके से हम एक इंडिविजुअल की टोटल इनकम को कंप्यूट करते हैं। एक चीज़ और आपको बता दूं, डिडक्शन का मतलब, देखिए डिडक्शन क्या होता है कि डिडक्शन वो चीज़ होती है जो पहले इनकम का पार्ट बनती है और बाद में इनकम में से लेस हो जाती है। जबकि एग्जेम्पशन जो होता है, एग्जेम्पशन कभी भी डिडक्शन का, कभी भी इनकम का पार्ट बनता ही नहीं है, वो एग्जेम्प्ट है, उसे इनकम माना ही नहीं जाता है। तो ऐड और लेस होने की बात ही अलग होती है। पर डिडक्शन क्या होता है, पहले इनकम का पार्ट बनता है और बाद में लास्ट में जाके वो डिडक्ट हो जाता है, दैट इज डिडक्शन। तो इस तरीके से हम एक इंडिविजुअल की इनकम को, टोटल इनकम को कंप्यूट करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट।